Hello guys, good morning and welcome back again in the video lectures of India's #1 academy, that is Defense Services Academy शाहपुर भंडारा। सो बच्चों, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने 2 लेक्चर्स हो चुके हैं हमारे ऑप्टिक्स के ऊपर, और ऑप्टिक्स भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एनडीए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज जेडब्ल्यू। पिछले 1-2 साल पहले जो हमारा पेपर आया था एनडीए में, वहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी के 5 और ऑप्टिक्स के 5, मतलब 24 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन में से लगभग 10 क्वेश्चन इन 2 टॉपिक से आए थे। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एनडीए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। सो बच्चों, प्रीवियस 2 वीडियो लेक्चर्स में हमने जो हमारी लाइट की इंपॉर्टेंट फिनोमिनॉन्स होती है, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये चीज़ें हमने फिर से एक बार आपको पूरी क्लियर करा दी थी, है ना। अब उसी फिनोमिनॉन के ऊपर बेस, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दोनों का एक ही यहाँ पे तालमेल आने वाला है, और उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिनॉन आज हम डिस्कस करने वाले, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आप सोच रहे होंगे सर हमने तो कभी पढ़े नहीं है। तो यस, आपने अभी 10 तक के इसको इतना मतलब इसके बारे में नहीं डिस्कस किया, मगर क्लास 11th में आपको ये चीज़ पढ़ना है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के पॉइंट्स अगर आपके क्लियर हो गए हैं तो ये फिनोमिनॉन उसी से रिलेटेड है, इसीलिए मैं साथ साथ इसको भी आपको क्लियर करा दे रहा हूँ, ताकि आपको जब क्लास 11 का हमारा फ्रेश सिलेबस शुरू होगा तो ये चीज़ें आपको सभी को क्लियर रहेंगी, फटाफट हमारे दिमाग में फिर से वो कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसको समझने के लिए आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो हमने प्रीवियस 2 क्लासेस में क्लियर करवाए हैं। फिर भी हम आज उनको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिनॉन क्या होती है उसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में मीडियम को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। कौन सी 2 कैटेगरी? एक ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और दूसरा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, है ना। अब रेयरर क्या होता है, डेंसर क्या होता है, प्रीवियस क्लास में क्लियर करवाए थे, जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम होते हैं उसको हम रेयरर मीडियम कहते हैं, और जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा होते हैं उसको हम डेंसर मीडियम कहते हैं। तो सबसे रेयरर मीडियम कौन होता है? गैसेस यानी एयर। उससे ज़्यादा डेंसर मीडियम कौन होता है? लिक्विड। और उससे भी डेंस बोलेंगे तो सॉलिड्स। ठीक है, अब सॉलिड्स में भी डिपेंड करेगा, लिक्विड में भी डिपेंड करेगा उनके स्ट्रक्चर के ऊपर, बट अगर हम बड़ा इनका कैटेगराइज किया जाए, क्लासिफिकेशन किया जाए, तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में गैसेस सबसे रेयरर होती है। अब देखिए, कल एक चीज पढ़े थे हमने बच्चों, क्या पढ़े थे कि जब भी कोई पार्टिकल एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो चेंज होती है, और स्पीड चेंज होने के वजह से ही क्या होता था? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता था, मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स पाथ व्हेन इट पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अब जो बेंडिंग होती थी वो किधर होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी? ये भी डिपेंड करता था कि हमारी लाइट जो है वो किस मीडियम से, मतलब डेंसर मीडियम से रेयरर आ रही है या रेयरर मीडियम से डेंसर जा रही है। तो याद आ रहा होगा, मैंने कल जो प्रीवियस लेक्चर हुआ उसमें आपको डिस्कस किया है कि जब लाइट ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाती है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो एक्चुअल क्या होता है, लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है, बट मीडियम चेंज होने की वजह से उसका बेंडिंग हो गया, मतलब रिफ्रैक्शन हो गया, और वो बेंड होकर कहाँ आई? टुवर्ड्स द नॉर्मल। कब ऐसा होगा? जब हम रेयरर से कहाँ जा रहे होंगे? डेंसर मीडियम में। जैसे एग्जाम्पल के तौर एयर से हम वाटर में जा रहे हैं, बट जैसे ही हम डेंसर से रेयरर जाते तो ऐसे केस में क्या होता है? देखिए, इसको भी समझ लेते, एक बार 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। यह हमारा रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, सरफेस है, जहां पे लाइट क्या होगी? इंसिडेंट होगी। अब हम कहां से कहां जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं बच्चों डेंसर मीडियम से
रेयरर मीडियम की ओर जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट मीडियम है हमारा डेंसर, दूसरा मीडियम है हमारा रेयरर मीडियम। तो ऐसे केस में क्या होता था, जिन्होंने वीडियो लेक्चर देखा है प्रीवियस, उनके दिमाग में पट से आंसर भी आ गया होगा। बट फिर से एक बार देखिए, जब हम डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की ओर जाते, हम मतलब लाइट, ठीक है। सो उस कंडीशन में क्या होता है, जो लाइट होती है इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सीधी तो नहीं जाएंगी, डेविएट होना ही है, बट वो किधर बेंड होंगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है, तभी आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेनन को अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो जब भी लाइट डेंसर से रेयरर जाएंगी तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जब भी लाइट रेयरर से डेंसर जाएंगी तो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अभी आपको। अब इसी के साथ और एक चीज आपको समझ में आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। अब ये भी आपके लिए थोड़ा सा नया ही है, बट अभी आपको क्लियर हो जाएगा। क्रिटिकल एंगल किसे कहेंगे, देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है हमारी दो मीडियम के बीच की बाउंड्री है, सरफेस है रिफ्रैक्टिंग सरफेस XY। ओके, अब यहाँ पर सपोज मैंने कोई रे ऑफ लाइट को इंसिडेंस किया इस सरफेस की बाउंड्री पर। ये फर्स्ट मीडियम है हमारा, कौन सा मीडियम, इसको मानते हैं हम डेंसर मीडियम। और दूसरा जो मीडियम है बच्चों, ये है हमारा रेयरर मीडियम। ठीक है, अब ये होगी हमारी नॉर्मल। ठीक है, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होगा, जैसे ही हमने लाइट को डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की ओर भेजेंगे तो लाइट जैसी दूसरे मीडियम में जाएंगी क्या होंगी, बेंड होंगी। बट बेंड किधर होगी, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बिकॉज हम कहां से कहां जा रहे हैं, मीडियम 1 कौन है हमारा, डेंसर, मीडियम 2 कौन है हमारा, रेयरर मीडियम है। ये मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, तो लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बराबर है। एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ अब मैं क्या करता हूं, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बच्चों और बढ़ाता हूं, ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस से मैं इस लाइट को यहां पर इंसिडेंस कर रहा हूं। सपोज ये I1 है, ये I2 है, ये R1 है। क्या होगा, अगेन light traveling from the denser to rarer, again there is a refraction, and refraction in which manner, the refracted ray bend away from the normal। अब कितना बेंडिंग होगा, जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ते जाएगा। मतलब अब वो और ज्यादा एंगल से क्या हो जाएंगी, रिफ्रैक्ट होंगी। अब देखिए रिफ्रैक्शन होता है तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जा रहे हैं, जो रिफ्रैक्टेड रे है बच्चों वो इस बाउंड्री की तरफ, जो रेयरर और डेंसर के मीडियम के बीच की जो बाउंड्री है रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, उसके तरफ जा रहा है ना। तो ये जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ते जाएगा, और एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा बच्चों जहां पर देखो मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को कंटिन्यूसली बढ़ाते जा रहा हूं। अब मैंने एक पर्टिकुलर ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आया जहां पर जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या हो रही थी, टुवर्ड्स द रिफ्रैक्टिंग सरफेस बेंड हो रही थी। तो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये जो रिफ्रैक्टेड रे है बच्चों ये हो जाएंगी पूरी तरह से क्या हो जाएगी, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस को पैरेलल हो जाएगी या टेंजेंशियल हो जाएगी। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक पर्टिकुलर ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे क्या होगा, जो रिफ्रैक्टेड रे है वो पूरी तरह से बेंड होगी। मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब हमारी रिफ्रैक्टेड रे क्या होगी, टेंजेंशियल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को ही हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल। क्या बोला, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा और रिफ्रैक्टेड रे टेंजेंशियल टू द सरफेस हो जाएंगी, उस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कहेंगे हम, क्रिटिकल एंगल। समझ में आया।
अब जैसे जैसे बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जा रहा हो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ते जा रहा था, और इस एंगल पे तो क्या हुआ कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो पूरी तरह से बेंड हो गई और पैरेलल और टेंजेंट टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगी। अब इससे भी अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, सोचो, अब किधर बेंड होगी, है ना, सवाल आ रहा है। अब तो रिफ्रैक्शन बढ़ते बढ़ते पैरेलल हो गया है। अब अगर मैंने इससे ज्यादा और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, किससे ज्यादा, क्रिटिकल एंगल से। जैसे ही मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बड़ी रखूंगा, व्हाट हैपन, ये जो भी रे है, इंसिडेंट रे, ये पूरी तरह से बेंड होकर उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। मतलब इसका कोई भी पार्ट रिफ्रैक्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, पूरी की पूरी रे रिफ्लेक्ट हो रही है। रिफ्लेक्शन मतलब क्या पढ़े थे हमने, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रेज इन द सेम मीडियम आफ्टर इंसिडेंट ऑन अ पर्टिकुलर सरफेस। किसी सरफेस पर लाइट रेज इंसिडेंट होने के बाद उसी मीडियम में अगर वो वापस आती है तो हम क्या कहते थे, रिफ्लेक्शन। और यहां पे क्या हो रहा है, पूरी की पूरी रे उसी मीडियम में वापस आ रही है। मतलब इसी को तो कहेंगे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब पॉसिबल होगा, जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्या होगा, क्रिटिकल एंगल। अब आप सोच रहे होंगे सर क्रिटिकल एंगल कहाँ से कितना है, हमें कैसे पता चलेगा। तो जो भी मार्केट में अवेलेबल मटेरियल्स है उन सब का एक पर्टिकुलर क्रिटिकल एंगल होता है, ऑलरेडी वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया है, तो हमको उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब ये चीज़ें समझने के बाद हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेनन को फिर से एक बार अच्छे से डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ देखा जाता है, व्हाट आर द एप्लीकेशन जो हमारे डेली लाइफ में है, वो भी चीज़ें अपने को यहाँ पे समझने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मीन्स व्हाट। सो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखिए बच्चों, क्या लिखा है पढ़िए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दैट इज TIR is the phenomenon of complete reflection of light back into the same medium for angles of incidence greater than the critical angle of that medium। क्या कहा है यहाँ पर कि फिनोमिनॉन ऑफ कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, लाइट का कंप्लीट रिफ्लेक्शन बैक इनटू द सेम मीडियम फॉर एंगल्स ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल रहेगा तो लाइट रेज पूरी की पूरी उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होंगी, और उसी फिनोमिनॉन को कहते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो चलो अभी डायग्रामेटिकली यहाँ पे समझते हैं हम। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर मीडियम है, सपोज मान लेते इट इज डेंसर मीडियम, ओके। और देखिए यहाँ पे ये ग्लास है और ऊपर में है एयर, ठीक है। तो ये डेंस ग्लास मतलब सॉलिड एंड डेंसर मीडियम हो गया, ऊपर में सराउंडिंग का जो मीडियम है वो एयर है, मतलब रेयर मीडियम है। तो हमारा ये मीडियम 1 हो गया, दिस इज मीडियम 2, ठीक है। फिर ये म्यू ए और म्यू जी क्या है, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अब क्या कर रहे हैं बच्चों हम, अब देखिए हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस से किसी पर्टिकुलर रे ऑफ लाइट को यहाँ पे इंसिडेंट करवा रहे हैं। क्या होगा, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, मतलब जो रिफ्रैक्टेड रे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, है ना, सीधा तो नहीं जाएगी बट बेंड होगी, तो कहाँ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बिकॉज वी आर गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे फिर से मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को ज्यादा बढ़ाया, व्हाट हैपन, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ गया, और जो बेंड रे है मतलब रिफ्रैक्टेड रे है वो किसके तरफ अट्रैक्ट मतलब जा रही है, टुवर्ड्स द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अगेन वी इंक्रीजेस द एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हाट हैपन, देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू यहाँ पे बढ़ती जा रही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दिख रहा ही होगा, है ना, ये यहाँ पर है, ये पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दिया, फिर यहाँ पे और बढ़ा दिया। अब इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रे क्या हो रही है,
पैरेलल और टेंजेंशियल टू द सरफेस हो रही है, और इसी पर्टिकुलर एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। और अगर इससे ज्यादा हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया तो रे क्या होगी, उसी मीडियम में रिफ्लेक्शन होगा। और आप सभी को पता है जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन के जो लॉज होते, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज सेम रहेगा। तो देखिए आगे, जैसे हम इस एंगल से ज्यादा एंगल से रे को इंसिडेंट करवाएंगे, व्हाट हैपन, दिस इज क्रिटिकल एंगल। नाउ अब देखिए मैंने इससे भी ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया है। यहाँ पर ये जो एंगल दिख रहा है इस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा है। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो रे ऑफ लाइट है उसी मीडियम में वापस आ गई, और हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो दोनों सेम रहेंगे। हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ चुके हैं कि कोई भी सरफेस रहे, कैसा भी सरफेस रहे, जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम रहेगा। अब इसके वजह से क्या होता है, देखिए दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी सेम है। अब ये रे जब, देखिए ये रे जब आगे जाएंगी तो इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर बनेगा वो कितना रहेगा, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर ही रहेगा, है ना। तो फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या रहेंगी हमारी, ग्रेटर देन क्रिटिकल। फिर से उसका रिफ्लेक्शन होगा उसी मीडियम में, फिर रिफ्लेक्शन होने के बाद जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वही एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये चीज कंटिन्यूअसली होते जाती है, और लाइट जो होती है वो उसी पर्टिकुलर मीडियम में रिफ्लेक्ट होते हुए आगे बढ़ती है। तो जो ऑप्टिकल केबल्स होते हैं हमारे, उस ऑप्टिकल केबल में अगर वो अभी हमारे पूरे जगह पर हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, जो अगर हम उसको यूज करते तो हमारी बहुत सारी जो एनर्जी है बच्चों वो बच जाएगी। तो ऑप्टिकल जो केबल होते हैं वो लाइट के फॉर्म में किसी सिग्नल्स को एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिनन का वहां पर यूज होता है, और जिसकी वजह से हमारे जो मैक्सिमम सिग्नल है वो अपने रिसीवर एंड पर कंप्लीटली पहुंच जाते हैं और लॉसेस हमारे निग्लिजिबल होते। तो वहां पर स्पेशली हम इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन मतलब यूज करते। उसी के साथ साथ और भी कुछ चीजें हैं जहां पर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज करने वाले हैं। तो चलिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है ये तो समझ में, आप इसकी कंडीशन क्या है, कब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। दो कंडीशन है, पहला मीडियम कौन सा, कहां से कहां जाना चाहिए रे ऑफ लाइट, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन critical angle. So let us discuss the conditions for total internal reflection. So देखिए condition for TIR क्या बोला, फर्स्ट कंडीशन, the incident ray must be optically denser medium, मतलब जो इंसिडेंट रे है हमारी वो कहाँ से जाना चाहिए, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से जाना चाहिए। और दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ डेंसर मीडियम must be greater than the critical angle for a pair of medium in contact. क्या कहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या होना चाहिए, must be greater than critical angle, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो these are the two conditions which are necessary for the total internal reflection phenomenon. ठीक है, तो क्लास 11th में फिर से हमें इसको पढ़ना ही है। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस जो हमारे डेली लाइफ में है, इट इज़ यूज्ड इन मेनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, बायनोकुलर्स, स्पेक्ट्रोस्कोप, पेरिस्कोप। इसमें से कुछ डिवाइसेस आपने क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, कुछ डिवाइसेस हम क्लास 11th में डिस्कस करने वाले हैं। द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, डायमंड को तो हम सब लोग पहचानते हैं। तो जब डायमंड बच्चों हीरे की खदान से मिलता है तब उसकी कीमत नहीं रहती है। आपने देखे होंगे जब हम हीरे को तराशते हैं मतलब उसकी कटिंग होती है हीरे की, तो उसको कटिंग करते वक्त देखो, जैसे हमारे पास एक हीरे का टुकड़ा था तो इसकी कटिंग कैसी की जाती है, इसको कटिंग करते वक्त हम ऐसे कुछ आपने देखे होंगे कई बार इमेजेस में, इस तरह से उसकी कटिंग की जाती है।
है ना। ये ऐसी कटिंग क्यों की जाती है? जब लाइट रेज इसके ऊपर इंसिडेंट होंगे तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। इसकी कटिंग कैसी की जाती है बोला? जब लाइट रेज उस हीरे के ऊपर गिरेंगी तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा। मतलब इंसिडेंस होकर जब लाइट अंदर जाएंगी, सॉरी यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, जब लाइट रेज उसके ऊपर इंसिडेंट होकर अंदर जाएंगी तो जब वो किसी भी पर्टिकुलर सरफेस पे गिरेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल रहेगा। और लाइट एक बार एंटर होने के बाद अंदर ही अंदर उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते रहेगा, इसलिए हीरा चमकता है। किस वजह से चमकता है? लाइट रेज उसके अंदर कंटिन्यूअसली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करती है और उसी के वजह से उसका ब्रिलियंस, उसकी कीमत बढ़ती है। सो ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देन मिरेज, अब स्पेशली समर सीजन में, अभी समर ही शुरू है, तो जब हम रोड से जाते हैं, हाईवे से, जब बहुत धूप रहती तो हमें क्या लगता है आगे का रोड ऐसा पानी तो नहीं है, आगे में मिरेज कहा जाता है उसको, है ना, मृगजल। तो जब वो हम देखते हैं, बट जैसे हम करीब जाते हैं वहाँ पे कोई पानी नहीं होता, डेजर्ट हो गए या फिर हाईवेज हो गए, स्पेशली इन समर सीजन। कैसे लगते हैं कि पर्टिकुलर वहाँ पर एक पानी उनी गिरा है, बट ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ इल्यूजन होता है ना, भ्रम होता है हमारा। वो किस वजह से होता है? मिरेज इज कॉज्ड ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑकर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर होती है एयर की, वहाँ पे कई बार लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्ट होता है और उसी का असर वहाँ पर होता है और वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से वो लाइट ऐसे चमकता है कि जाना, मतलब हमें लगता है कि वहाँ पे कोई पानी है। ठीक है, तो दीज आर द सम ऑफ द एप्लीकेशन। इसी के साथ मैंने और एक एप्लीकेशन पहले बताया, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल केबल जो बोला था, वहाँ पर हम सिग्नल्स को एक जगह से दूसरे जगह लाइट के फॉर्म में भेजने के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाली फिनोमिनन का वहाँ पर यूज करते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक था मोस्ट इंपॉर्टेंट और हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाला था, और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो फिनोमिनॉन्स हमने पढ़ चुके थे उसी के ऊपर बेस्ड था, इसलिए ये टॉपिक भी मैंने इस वीडियो लेक्चर में पूरी तरह से आपको क्लियर करा दिया हो। अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके क्लास 10 के और कुछ रिमेनिंग जो कॉन्सेप्ट है हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग रेगुलरली एंड हैव अ नाइस डे।